निदेशक महोदय, आदरणीय अंग्रेजा माधव जी, सभागार में उपस्थित विद्वज्जन और सभी हिंदी प्रेमी सज्जनों, प्रथम तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ निदेशक महोदय का कि उन्होंने इस अवसर पर मुझे याद किया और आप लोगों के बीच में बोलने का, कुछ कहने का अवसर प्रदान किया। बिल्कुल सही बात है कि 14 सितंबर को खाली हम याद कर लेते हैं, ठीक इसी बात याद करते चर्चाएं करते हैं कि क्या इतना ही पर्याप्त है? क्या इस अवसर पर हमने क्या पाया, क्या खोया, कितना सफर तय किया, कितना सफर बाकी है, इस पर विचार मंथन करना चाहिए। और हो सकता है 2-4 बिंदु अगर किसी के दिमाग में टिक जाए तो उसकी बड़ी सार्थकता हो। हिंदी आज बहुत ज्यादा उन्नति कर ली है, बहुत प्रगति कर ली है। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में कम से कम विदेशों में 150 विश्वविद्यालयों में विधिवत पठन पाठन अध्ययन अध्यापन हो रहा है और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद से हर वर्ष करीब करीब 2 दर्जन 3-2.5 दर्जन अध्यापक विदेशों में तमाम विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य करने जा रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की प्रतिष्ठा बढ़ गई धीरे धीरे। हमने बहुत कुछ किया, लेकिन बहुत कुछ करना भी बाकी है। और वर्तमान समय में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विभिन्न मंचों जो आत्मविश्वास के साथ, पहली बार आत्मविश्वास के साथ हिंदी में बोलते हैं, वक्तव्य देते हैं और लोगों को प्रभावित करते हैं। पूरा मंत्रालय शिक्षा में आप लोग जानते हैं हिंदी के वर्चस्व के लिए, हिंदी के पठन पाठन के लिए प्रयास किया गया। लेकिन मित्रों, सबसे बड़ी दुख की बात है कि जिस समय 14 सितंबर को हिंदी की स्थापना की गई, नीति निर्धारक लोगों के अंतर मन में एक अंतर जैसे ऊर्जा हो कि समर्पित मन है हिंदी के प्रति, ऐसा नहीं था। उन लोगों ने कुछ व्यवस्था में, कह लीजिए, इतना राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदी की इतनी भूमिकाएं थी, महत्व उसको नकार नहीं सकते थे, लेकिन मन में भीतर कहीं न कहीं खोट थी। इसलिए दबाव में आप लोग 14 सितंबर की सोचा को हिंदी को राष्ट्रभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। लेकिन मित्रों, 343 भारतीय संविधान से 343 में दिया गया कि इस देश की राजभाषा हिंदी और नागरिक देवनागरी लिपि रहेगी। मित्रों, तुरंत छल किया गया हमारे हिंदी प्रेमियों के साथ। उसी के सेकंड में क्या कहा गया कि हिंदी भाषा 1950 में लागू संविधान, हिंदी भाषा इतनी विकसित नहीं हुई है कि पूरा संभाल सके, इसलिए अगले 15 वर्षों तक अंग्रेजी हमारी जो है वो राजभाषा के रूप में, सहायक भाषा के रूप में रहेगी। मित्रों, हिंदी विकसित हो चुकी थी, छायावाद आ चुका था, प्रगतिवाद आ चुका था, श्रीकांत त्रिपाठी, राधा जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, बड़े बड़े साहित्यकार हिंदी में आ चुके थे। हिंदी का विपुल साहित्य था, हिंदी भाषा अधिक समृद्ध थी। लेकिन दुर्भाग्य से जिन लोगों को नीति निर्धारित करनी थी, उनके प्रति न इतना हिंदी का गहरा लगाव था, न हिंदी का ज्ञान था। उन लोगों को लगा कि हिंदी अभी सक्षम है ही। तो पहला छल यही किया गया कि 15 वर्षों तक सहायक भाषा के रूप में हिंदी को लागू किया जाए। बड़ा संघर्ष किया हिंदी प्रेमी लोगों ने, सब लोगों ने कहा जब इतना लंबा संघर्ष, और हम लोग संतोषी भी हैं, धैर्यवान भी हैं, इतना लंबा संघर्ष जब हमने बिता लिया तो 15 साल क्या है? देखते देखते 14 वर्ष राम ने वनवास बिताया, 15 वर्ष हिंदी और वनवास बिता लिया, 1 साल हो जाएगा, फिर 15 वर्ष के बाद जो है फिर हो जाएगी राजभाषा पूरा विधिवत, और फिर राष्ट्रभाषा भी बन जाएगी। बड़ा संतोष किया लोगों। लेकिन तीसरा और बड़ा छल किया, उसी अनुच्छेद में जिसको कहते दीपक तले अंधेरा, दीपक जलाया उसी के नीचे अंधेरा। तीसरे में तो ख ग में क्या अनुबंध किया कि आगे भी संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार ये अवधि 15 साल की आगे भी बढ़ाई जा सकती। बस सारा खतरा यही हो गया। एक मौका दे दिया, एक अवसर दे दिया हिंदी के विरोधी लोगों के मन में कि बढ़ाया जा सकता है। और जब 65 करीब आने लगा, 2 साल पहले 1963 में ही लगा कि हिंदी जो है यहाँ लागू हो जाएगी, तो आंदोलन शुरू हो गया। दक्षिण वगैरह हिंदी विरोध के बारे में हिंदी होगा, खोपी जाएगी, ये जाएगी, वो जाएगी, और जबरदस्त आंदोलन हुआ। सरकार की मंशा थी, जब मंशा होती तो आंदोलन को स्वीकार कर लेते हैं। फिर राजभाषा अधिनियम बनाया गया और 1967 में राजभाषा बना, 63-65 में संशोधित 1967 में, 1967 में अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम में सबसे खतरनाक बात हुई थी
कि हिंदी राजभाषा तब तक रहेगी जब बनेगी राष्ट्रभाषा राजभाषा, अंग्रेजी तभी हटेगी जब सारी विधानसभाओं के, हर प्रदेश विधानसभाएं बहुमत से पारित करके भेजेंगी कि हिंदी देश की राजभाषा हो, तब उसे स्वीकार किया जाएगा। ये ऐसा नॉर्मल तेल गाठे होने जाएगा और ऐसा हुआ, आप कहोगे कल नागालैंड मिजोरम ये सब मानेंगे क्या? सारी विधानसभाएं मानेगी न, यह शर्त पूरी होगी न पूरी तरह से हिंदी की स्थिति बन पाए। तो विडंबना संविधान में मित्रों हिंदी प्रेमियों के साथ बड़ी बारीकी से छलपूर्ण व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, जिसकी वजह से उसका आज तक उसका हम परिणाम उसका भुगत रहे हैं। और दक्षिण में बड़ा भारी आंदोलन शुरू हुआ, लंबी कथाएं तो बातें बहुत हैं। एक मोतुरी सत्यनारायण हुए हैं जिसको केंद्रीय संस्थान आगरा में जुड़े रहे, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा गए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ दक्षिण भारतीय में हिंदी के बड़े प्रबल समर्थक थे, बड़े प्रेमी थे, बड़ा गहन अध्ययन किया, बड़ा मनन किया और कहा कि राजनीतिक कारणों के अलावा हिंदी विरोध का कारण क्या है, तो राजनीतिक कारणों के अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण कारण है जो हिंदी के विद्वानों या हिंदी के शुभचिंतकों द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए क्या किया, हिंदी साहित्य को ज्यादा जोर दिया। और जानते हैं भाषा संस्कृति की है और साहित्य में उसका सांस्कृतिक रूप, सांस्कृतिक चेतना और घनत्व रूप में आती है और गहरे रूप में आती है। तो उन्होंने कहा जो हिंदी के नाम पर हिंदी साहित्य को जब दक्षिण भारत में थोपा गया तो जल दे दीजिएगा, माफ करिएगा थोड़ा सर्दी का समय शुरू हो रहा है, जोश में थोड़ा गला भी फंस जाता है। भाई माना तो हिंदी जीवन है, पूरा रोजी रोटी रक्त कंकड़ में है, उसी में जीवन बना है, बोलते इसमें भावनाओं में आता है और किसी बुरा क्षमा करिएगा, क्योंकि हिंदी बोलने के लिए उन्होंने कहा कि साहित्य में भाषा सांस्कृतिक प्रतीक है और साहित्य में सांस्कृतिकता और घनत्व रूप में आती है। उत्तर भारत के लोग, दक्षिण भारत के लोगों को समझाया गया कि जो हिंदी साहित्य है इसलिए उत्तर भारत की सांस्कृतिक चेतना को दक्षिण भारत पर थोपा जा रहा है और ये सबसे खतरनाक तथ्य था। हिंदी उत्तर भारत की जो सांस्कृतिक चेतना है, जो सांस्कृतिक बोध है, तो दक्षिण भारतीयों पर लादी जा रही है और इसको बड़ी गहराई से मर्म में स्पर्श किया उन्होंने और विरोध का काफी प्रबल हो गया। दूसरे मतलब कि हिंदी साहित्य के नाम पर चंद्रवरदाई को पढ़ाते हैं, भ्रम भट्ट है, विद्यापति को भट्ट पढ़ाते हैं, मैथिली है तो पढ़ाते हैं, उसके बाद सूरदास ब्रज भाषा पढ़ाते हैं, तुलसीदास चौधरी पढ़ाते हैं, फिर भारत कहते हैं। कहीं हिंदी के नाम पर कितनी भाषा पढ़ें? अरे हिंदी भाषियों आपको कष्ट का अनुभव नहीं होता, कठिनाई का, लेकिन दक्षिण भारत लोगों के भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र खड़ी बोली का पाठ्यक्रम समझ ले, वही बहुत है। आप अवधी पढ़ाने लगे, ब्रज पढ़ाने लगे, मैथिली पढ़ाने लगे, अभट्ट पढ़ाने लगे, अपभ्रंश पढ़ाने लगे, उनके लिए बड़ा कठिन हो। तब समाधान भी बताया उस केंद्रीय संस्थान में 1968 में संकल्पना की गई। तो कहा संकल्पना मतलब कि हिंदी साहित्य की जगह हिंदी भाषा का अगर पठन पाठन किया जाता तो उतना ज्यादा जोर नहीं होता। और अंग्रेजी की विदुषी मनरेगा माधव जी कि वर्तमान समय में साहित्य इतना विपुल हो गया, टेक्नोलॉजी की भाषा अलग, मेडिकल की भाषा लॉ की भाषा अलग, वो जमाना नहीं रहा, इतना विपुल है और एक ही शब्द के अर्थ अलग अलग क्षेत्रों में अलग हो जाते हैं। इसलिए अंग्रेजी में विपुल काम किया गया। लैंग्वेज फॉर स्पेशल पर्पसेस, स्पेशल पर्पस के लिए लैंग्वेज को डेवलप करना, उसी संकल्पना पर हिंदी में किया गया प्रयोजन मूलक हिंदी, मानी किसी विशेष प्रयोजन से हिंदी का निर्वाह। जैसे रस को शब्द लीजिए, रस शरबत है और आपके साहित्य में रस उसका दूसरा अर्थ है और आयुर्वेद में रस का अलग अर्थ है भाई। तो अब जब जिस विषय में पढ़ा रहे हैं उस विषय के शब्दकोश को पारिभाषिक शब्दावलियां बनाई गई, उस संदर्भ में उस शब्द का अर्थ लेना होगा। रस का शरबत वाला रस अगर साहित्य में ले जाएंगे या आयुर्वेद में तो नहीं चलेगा। ऐसे धातु है, साहित्य में संस्कृत के विद्वान लोग जानते हैं धातु मूल रूप है क्रिया का, वहां दूसरा अर्थ है और सोना चांदी वाला धातु अलग है। तो इतना विकसित भाषा हो गई कि स्पेशल पर्पसेस के लिए हमें शब्दकोश बनाना होगा, पारिभाषिक शब्दावली बनानी होगी, इस तरह काम करना। तो इस दिशा में हिंदी में बहुत काम, वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग नई दिल्ली में, हिंदी निदेशालय, केंद्रीय हिंदी संस्था, वहाँ पारिभाषिक शब्दावलियां बना गई, भौतिक का, विज्ञान का, इंजीनियरिंग का। हमारे बीएचयू में हिंदी विभाग में भौतिक का नंदलाल जी जानते हैं अच्छी तरह से, भौतिक विज्ञान का अक्षर बना हुआ है
और किताबें बनी, किताब तो अनुवाद किया, पैसा खर्चा किया गया, लेकिन अनुवाद तो आपने किया मित्रों, उसका प्रयोग ही नहीं। लाइब्रेरी में पढ़े पढ़े इसके खुले में रख दिया गया कि लालजी सिंह आए, वाइस चांसलर का ये आउट ऑफ डेट हो गए, विज्ञान की किताबें तो नित बदलती रहती हैं, 20 साल 25 साल सारी थ्योरी बदल गई, तो किताब लिया ही नहीं लोगों। यूपी पठन पाठन जब हिंदी में अध्यापक शिक्षक ने तब तो काम तो बहुत हुआ, उसका प्रयोग नहीं किया। जब आप उसका उपयोग करेंगे तब तो चलेगा। तो इसलिए हिंदी में काफी जो उस तरह का काम हुआ, लेकिन उसका अपना प्रचार प्रसार जो नहीं पड़ा। तो मुफ्ती सत्यनारायण ने बताया कि हमें हिंदी में प्रयोजन मूलक हिंदी, माने आपके समझ में बताया जॉब ओरिएंटेड हिंदी, रोजगार परक हिंदी से कहिए। तो आज के समय में खाली साहित्य से नहीं काम चलेगा। आज के समय हिंदी पढ़ के विद्यार्थी अगर आता है तो इस वर्तमान समय उसमें रोजगार कहाँ मिलेगा, नौकरी कहाँ मिले, कितने छात्र अध्यापक बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, समाज में तमाम अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। तो हमें रोजगार परक हिंदी की आवश्यकता है। भाषा परक हिंदी का, जिसको प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं, उसके हिसाब से अगर इसका प्रचार प्रसार किया जाए तो हिंदी का दक्षिण भारत में ग्रहण करेंगे। तो उसको भी रोजगार चाहिए, तो प्रचार प्रवाह बड़ी संकल्पना ली, सारी प्रेरणा थी। जब 1997 में अध्यक्ष बना 2000 तक, तो मेरे मन में लोगों ने कहा, मैंने कल्पना की, और हिंदी विभाग में तो ट्रेडिशनल पारंपरिक पाठ्यक्रम था हिंदी भाषा साहित्य के समानांतर, मैंने प्रयोजन मूलक हिंदी का एमए चल रहा है, एमए की जो कार्य किया, उस प्रयोजन मूलक हिंदी में तमाम पेपर रखे गए। जनसंचार माध्यमों में हिंदी का प्रयोग, रेडियो में, दूरदर्शन में हिंदी का प्रयोग, पत्रकारिता में हिंदी का प्रयोग, कंप्यूटर में हिंदी का प्रयोग, प्रशासनिक क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग, वैज्ञानिक तकनीकी क्षेत्र में इस तरह पेपर बनाए गए, उन सबका उसका प्रयोग किया गया। तो इसलिए उसको किया गया और वो कोर्स बड़ा लोकप्रिय हुआ, पूरे देश उसका अनुकरण हो रहा है। और उसे निकले वाले छात्र जो है कम से कम 50-60% छात्र जो अच्छे हैं, कहीं न किसी दूरदर्शन में और रेडियो में, समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में, अरे बहुत जगह लीप जो होता है वो लीप कंसेप्ट जो सिनेमा में जो बोला जाता है, अब जब तुमने बोल दिया पानी और वहां बोला वाटर, अब अनुवाद किया वाटर में मुंह खुला है वाह, और हिंदी में किया अपने पानी, तो पानी में पद मुंह सट गया, हवा में खुला हुआ, तो अब मेल नहीं खाता। जिसको कहते उसके लिए करना, अनुकरण करना, उसके जगह वार अगर प्रयोग करते तो मैं व्याख्यान मैंने दिया था, सिनेमा वाले वहां सब लोग थे, तो लगता है कि हिंदी का जो डबिंग होती है लगता है चिंबुक चबा रहा है, अंग्रेजी का मुंह कुछ है और हिंदी कुछ कर रहा, इंप्रेशन पड़ता नहीं। तो उसका भी बहुत ज्यादा स्कोप है। पटकथा लेखन का बहुत ज्यादा हिंदी के पटकथा लेखन माने कलम की भाषा को कैमरे की भाषा में, कलम पढ़ाओ नहीं दिखाओ, उसका मूल मंत्र है। कैमरे की भाषा में, हिंदी भाषा में कलम में जो लिखा गया उसको कैमरे की भाषा में रूपांतरित करता है। और कहता है सिनेमा में, दूरदर्शन में कि भैया हमको पढ़ाओ नहीं दिखाओ, आंखों से विजुअल करो। तो वो भी अलग टेक्निक है। पटकथा लेखन की बहुत बड़ी जरूरत है, तुम्हारी जरूरत है। तो तमाम क्षेत्र है। और मित्रों अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, कंप्यूटर, इस सब में हिंदी का उपयोग है। इन सारे के विषय को रख करके अनुवाद का एक बहुत बड़ा स्कोप है। इस सब का एक पाठ्यक्रम बनाया गया और वह पाठ्यक्रम हिंदी विश्वविद्यालय में चल रहा है। और देखा देखें तो हमें कुछ सार्थक कदम करना चाहिए। हम जहाँ हैं, जिस भूमिका में, जिस स्थिति में, हिंदी के विकास में यथासंभव हम उसका योगदान करें। अपनी शक्ति भर खाली भाषण देने से, तो संजोग से मालवीय के पास मुझे अवसर मिला, तो मैंने एक नया पाठ्यक्रम चल रहा है पुराना, फिर नया पाठ्यक्रम शुरू हुआ कि नई सदी आ रही, 21वीं सदी, आपको निभाने पर आपको दायित्व मिला है, कुछ ऐतिहासिक कार्य के लिए, तो मैं मित्रों सहयोग से तो चल रहा पाठ्यक्रम आज का। तो यह महत्वपूर्ण बातें हैं भैया। तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय या स्थायी मत और शाश्वत मत उसी भाषा को मिलेगा जो मनुष्य की सर्वांगीण आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। मनुष्य की आवश्यकता क्या है भैया? टेक्स्ट, रोजी रोटी, फिर दिल, साहित्य, और तीसरा मस्तिष्क। माने जिस भाषा में रोजी रोटी की व्यवस्था होगी वो, और जब पेट भर जाएगा तो साहित्य प्रेम आएगा, क्रोध आएगा, घृणा आएगी, नफरत आएगी, तो साहित्य करेगा। और जब बहुत विकसित होंगे तो चिंतन, ज्ञान विज्ञान का चिंतन होगा। तो तीनों धरातल पर जो भाषा उपयोगी होगी, रोजी रोटी पर, प्रेम संवेदना साहित्य के धरातल पर, ज्ञान विज्ञान चिंतन के धरातल, तीनों धरातल में जो भाषा सक्षम होगी वही स्थायी होगी, वही राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व की बात होगी। प्राचीन काल में संस्कृत भाषा की, आप सब लोग जानते हैं, संस्कृत भाषा तीनों पैमाने पर प्रयोग करती थी। साहित्य उच्च कोटि का, कालिदास,
भारी माग बड़े बड़े साहित्यिक आदमी है। और रोजी रोटी की बात है तो एक ज्योतिष, कर्मकांड, आयुर्वेद, योग जिसका चल रहा है, और यानी कि विमान की भी विद्या थी, अश्वों की भी विद्या थी संस्कृत में, हाथियों की विद्याएं थी, रथ बनाने की कला थी, और रोजी रोटी से भी संस्कृत का बिल्कुल साहित्य भरा पड़ा है। बहुत कुछ तो नालंदा तक्षशिला में नष्ट हो गया कि अभी भी बहुत सारे ग्रंथ पड़े हैं, उसमें बिल्कुल साहित्य था। और चिंतन तो पूछिए मत, अद्वैत वेदांत खट दर्शन जो दिया आज भी उसके आगे नहीं पढ़ पा रहे। तो संस्कृत भाषा हमारे प्राचीन काल में तीनों आवश्यकता की भरपूर पूर्ति करती थी, इसलिए महत्व के अधिकारी हुई। वर्तमान समय में अंग्रेजी साहित्य की स्थिति है, अंग्रेजी साहित्य में रोजी रोटी भी है, विपुल अंग्रेजी साहित्य में जो कि साहित्य भी लिखा जा रहा है, और ज्ञान विज्ञान की नई नई टेक्नोलॉजी अंग्रेजी विपुल साहित्य में हो रही है। एक छोर पर तो होगी संस्कृत और दूसरे छोर पर होगी अंग्रेजी, लेकिन उससे तो कहा आप हिंदी को इसकी आवश्यकता की पूर्ति कर दें। माने हमें रोजी रोटी की भी भाषा बनाना है, साहित्य बनाना, और ज्ञान विज्ञान की जो नए चिंतन की दिशा है उस क्षेत्र में भी हिंदी को समृद्ध करना है। जब तीनों दिशाओं में हम उसको समृद्ध करेंगे तब हिंदी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की अधिकारी होगी, अस्थायी महत्व पाएगी। तो साहित्य तो विपुल, साहित्य में जैसे मिर्जा जी तमाम ग्रंथ कुछ लिखते जा रहे हैं, लेकिन रोजी रोटी में अपनी प्रगति नहीं हो पाई। हम लोगों ने प्रयास कुछ किया है, लेकिन आज हिंदी से लड़का एमए करके निकले तो कहाँ नौकरी पाएगा। संभावना के द्वार बड़े खुल रहे, धारावाहिक है, टेलीविजन सब चल रहा है, उसमें प्रगति हुई है काफी, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। और चिंतन के क्षेत्र बहुत अधूरा, नई नई टेक्नोलॉजी, अब कंप्यूटर आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, ये तमाम नई नई टेक्नोलॉजी, जो सैटेलाइट जो आपका चल रहा है, रॉकेट साइंस जो चल रहा है, तो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही, उसमें हिंदी अभी काफी पिछड़ी हुई। इसका कारण मैंने बताया कि विज्ञान की पुस्तकें अनुवाद करके फिजिक्स की अच्छी से अच्छी पुस्तकें रखी गई, लेकिन जब आप उसका उपयोग करेंगे तब तो चलेगा। अरे आपके दैनिक जीवन की चीज है, उपयोग की रोज नोट जो है आप 100 की, 50 की, 10 की यूज करते रहिए, और अगर आप अब तो बंद हो गया, 1000 या 2000 की नोट दे दीजिए, 500 की नोट, जो कम पढ़ा लिखा गरीब आदमी है उसको विश्वास ही नहीं हो। जो प्रचलन में, आपके प्रचलन में जब ये सब चीजें आएंगी तब हिंदी उसमें समृद्ध होगी, उसको यूज करना होगा, प्रयोग करना होगा। शुभ सांकेतिक शास्त्रीय साक्षी शिक्षा नीति में जो है इस तरफ दिशा बढ़ाई गई है, कि हम कितना सफल हो पा रहे हैं ये भविष्य बताएगा। कि हम सबका दायित्व है कि हम करें। एक व्याख्यान दे रहे थे अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर, साइंस टेक्नोलॉजी सब लोग बैठे थे, हिंदी हम कह रहे हिंदी का दायित्व हिंदी वालों का ही नहीं है, हिंदी का छात्र, हिंदी का अध्यापक, उसमें दायित्व पूरे हर भारतीय का दायित्व है। आप जिस क्षेत्र में, अरे सर तो हम क्या कर सकते हैं, हम आप कर सकते हैं, आप इंजीनियर हैं, आप फिजिशियन, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जीवन भर पढ़ा, और आपकी विद्वता में कोई संदेह नहीं, अंतरराष्ट्रीय आपकी पहचान करिए, आप कुछ मत करिए, केवल 100 पेज की अपनी उपलब्धियों को विशेषज्ञता के क्षेत्र की 100 पेज की हिंदी में पुस्तक लिख डालिए, ये आपका योगदान। और हमको क्या मिलेगा, उनका जीवन लेना ही, कुछ देना भी सीखेंगे। मातृभाषा से पढ़ लिख यहाँ तक इस उपलब्धियों में आप आए हैं, आप सब उपलब्धि, आप डायरेक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, वाइस चांसलर बन गए, बड़े बड़े चीफ सेक्रेटरी बन गए, सब बन गए हैं आप। तो लिया ना आपने माँ से, मातृभाषा से, तब सपूत बेटा जीवन में कुछ देने के भी सोचो, तो तुम सोचो ना देने के कि भाई हम दे रहे हैं, और निश्चित जब आप जिस भाव से देंगे कि कुछ न कुछ आपको मिलेगा। तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हिंदी लेखन वालों को पुरस्कृत किया जाता है, कुछ तो कुछ न भी दे तो समझ के अपना दायित्व का पूरा करिए। खाली हिंदी वालों को छोड़ के अपना पल्ला मत झाड़िए। आप जिस विषय में जहाँ हैं, आप विद्वान हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आप अंग्रेजी बहुत अच्छा लिखते हैं, अरे एक अपने विषय को बुक्स नहीं करो, 100 पेज का लिख डालिए हिंदी में पुस्तक, ऐसा लिखिए कि उस पुस्तक को पढ़ने के लिए लायक हो, और आप मन से करें तो आप कर पाएंगे। लेकिन खाली कह के हर भारतीय का नागरिक है, हर हिंदुस्तानी का नागरिक दायित्व है, और सनातनी का दायित्व है कि अपने अपने क्षेत्र में काम करे। मित्रों, मेरा बहुत ही प्रिय विषय है, मैं बोलूंगा तो घंटों बोलता ही चला जाऊंगा, समय की कमी है, और इतना अपने धैर्य पूर्वक मेरी बातों का आपने सुना, और आपकी चेहरे की प्रसन्नता मुझे लग रहा है कि मेरी बातें आप तक पहुंच रही हैं। मित्रों, सुना, आपको बहुत बहुत साधुवाद।